बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है थर्मोरेगुलेशन एंड मैमल्स, और ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक है। जो सबसे पहली लाइन है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन maintain their high body temperature within a narrow range of about 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों ने दोनों ये रेंज याद रखनी है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज है वो क्या है, इट इज़ 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हम पहले पढ़ते आए 37 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह। अगर 37 38 होता है वो रॉन्ग है। जो करेक्ट रेंज है वो है 36 टू 38, और अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर पूछते हैं तो वो है 37। मैं वो फिर बता रही हूँ, अगर वो रेंज पूछेंगे तो आप लोगों ने 37 नहीं करना, आप लोगों ने 36 टू 38 करना है। और अगर वो सिर्फ कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, तब आपने 36 टू 38 नहीं करना, तब आप लोगों ने 37 करना है। बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर एंडोथर्मी की जगह वो एक्सोथर्मिक पूछ सकते हैं, आइसोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, they maintain their high body temperature within a narrow range of about 36 to 38 because of their endothermic characteristics. This is endothermic characteristics. Range क्या है, 36 to 38, 36 to 38, which is, अब आपसे ये पूछ सकते हैं this range is high, low, normal। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर की रेंज है ये हाई है, ये ना नॉर्मल है ना लो है, बॉडी टेम्परेचर की ये रेंज हाई है। अब आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, तीन बातें, कि अगर तो वो रेंज पूछ रहे हैं तब 36 टू 38 है, और अगर वो सिर्फ टेम्परेचर पूछ रहे हैं, रेंज नहीं पूछ रहे, वो 37 है। और ये जो रेंज है ये हाई है, हाई बॉडी टेम्परेचर है। और ये है क्यों, इन्होंने ये मेंटेन क्यों किया हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स have provided the opportunity to keep high metabolic rate and availability of energy round the clock. एंडोथर्मी की वजह से, द ऑरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, अब यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, द ऑरिजिन ऑफ एक्सोथर्मी, द ऑरिजिन ऑफ आइसोथर्मी, द ऑरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ऑरिजिन ऑफ एंडोथर्मी है, द ऑरिजिन ऑफ एंडोथर्मी हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप क्या क्या, हाई मेटाबॉलिक रेट and availability of energy all the time या round the clock। एंडोथर्मी की वजह से हमारे पास हाई मेटाबॉलिक रेट है, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक। यहाँ पर वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं लो मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट या हाई मेटाबॉलिक रेट। तो करेक्ट ऑप्शन है हाई मेटाबॉलिक रेट। Thus has acquired great abilities to adaptations and has assisted in much of their wider diversity and distribution in diversified regions of the earth। Okay। और हाई मेटाबॉलिक रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो कि एंडोथर्मी की वजह से, उनकी एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इससे आगे क्या हुआ है, दे हैव acquired the ability to adaptations, wide range of adaptations and wider diversity। ठीक है। These regulate the rate of metabolic heat production, balancing it with the rate at which they gain or lose heat from the surroundings। The rate of heat production is increased by muscle contraction by movements or shivering, so called as shivering thermogenesis। Shivering thermogenesis क्या है? It is the rate of heat production which is increased by increased muscle contraction, by movements or shivering। This is called as shivering thermogenesis। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है
कि अगर इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज्ड है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे इंक्रीज होगी? बाय मूवमेंट्स और बाय शिवरिंग, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब आगे जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, ये हार्मोनल मैकेनिज्म है। कौन सा हार्मोन? ये है थायराइड हार्मोन, जो कि हीट प्रोडक्शन करवाता है। जो हीट हार्मोनल मैकेनिज्म से जनरेट होगी वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, जिसमें शिवरिंग नहीं हो रही। जबकि जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और जितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन है, डिक्रीज रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन है तो इंक्रीज रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है। मतलब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन का डायरेक्टली रिलेशन है मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। पूछ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है? इन्वर्सली ये रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायरेक्टली रिलेटेड है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये प्रोसेस कौन सा है? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जबकि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट। अब वो आपसे कलर पूछ सकते हैं फैट का, ब्लू, ब्राउन, पिंक, वाइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट। अब यहाँ पर नॉट ऑल मैमल्स, सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। अब ब्राउन फैट किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है? रैपिड हीट प्रोडक्शन। एमसीक्यू आ सकता है स्लो हीट प्रोडक्शन, नॉर्मल हीट प्रोडक्शन, या फिर वेरिड हीट प्रोडक्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैपिड हीट प्रोडक्शन। ब्राउन फैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर rapid heat production and some mammals possess it, not all mammals, some mammals possess it. In overproduction of heat, it is dissipated through exposed surfaces by increasing blood flow or the evaporative cooling. जब हीट की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, how it is dissipated? It is dissipated through exposed surfaces by increasing blood flow. तो ये कैसे डिसिपेट होगी? by increasing blood flow or the evaporative cooling by means of sweating. evaporative cooling का यही मतलब है, sweating, evaporate हो रही है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट में कैसे कैसे डेसिपेट हो सकती है? बाय द प्रोसेस ऑफ evaporative cooling or by increasing blood flow. In mammals, it is observed that skin has been adapted as the organ of thermoregulation. पूछ सकते हैं which organ is regarded as thermoregulatory organ, या which organ is the organ of thermoregulation? तो जो correct option है skin. It has been adapted as the organ of thermoregulation. जो स्किन है वो है organ of thermoregulation, ठीक है। ये सारे जो मैकेनिज्म था ये इन हाई टेम्परेचर था या हॉट टेम्परेचर। अब आगे कोल्ड टेम्परेचर है। कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स की क्या अडेप्टेशंस है? मैमल्स हैव वेरियस मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट. Vasodilation and vasoconstriction affect heat exchange and may contribute to regional temperature differences within an animal. On a cool day, a human's temperature may be several degrees lower in the arms and legs than in the trunk, where the most vital glands are situated. अब हीट एक्सचेंज को इफेक्ट कौन कर रहा है? कौन से दो मैकेनिज्म हैं जो हीट एक्सचेंज को इफेक्ट करते हैं? एमसीक्यू आ सकता है विच मैकेनिज्म्स अफेक्ट हीट एक्सचेंज। तो वो जो दो हैं वो है वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन. दे अफेक्ट हीट एक्सचेंज and they may contribute to regional temperature differences within an animal. मतलब एक रीजन में जो सपोज हमारे पास दो रीजन्स है, एक में एनिमल का जो टेम्परेचर है वो लो है, सपोज मरी कर लेते हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो लो है, और जो हॉटर रीजन्स हैं वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनका टेम्परेचर हाई है। ये जो रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं ये किस मैकेनिज्म की वजह से हो रहे हैं? तो वो है वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन.
दे कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस आ सकते हैं. व्हाट कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस? तो वो है वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन. वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन और क्या कर रहे हैं? दे अफेक्ट हीट एक्सचेंज. On a cool day, a human's temperature may be several degrees lower in the arms and legs than in the trunk. ठीक है, जब कूल डे है एमसीक्यू आ सकते हैं. On a cool day, a human's temperature may be dash degrees in the arms and legs than in the trunk. Several degrees higher, few degrees higher, several degrees lower या few degrees lower. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है several degrees lower in the arms and legs than in the trunk. क्यों? Because in the trunk the most vital glands are situated. ट्रंक में क्यों लो है? Because the most vital glands are situated in the trunk. ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है. Most land mammals respond to cold by raising their furs and thereby trapping the thicker layer of still air, and it acts as a good insulator between animal skin and the surroundings. Most animals. ब्राउन फैट किसके पास थी? सम. ठीक है, सम मैमल्स. जबकि जो फर्स हैं, जो फर्स के थ्रू अपने जो हीट है उससे इंसुलेट कर रहे हैं, वो कितने मैमल्स के पास है? दिस इज मोस्ट. मोस्ट लैंड मैमल्स. ऐसे जो एमसीक्यूज हैं वो अकेडमीज में आते हैं जिसमें वो स्ट्रेस करते हैं मोस्ट या सम, फ्यू इस तरह. और अक्सर ऐसे एमसीक्यूज जो हैं, अक्सर तो नहीं कम ही आते हैं लेकिन एमडीकेट में भी आ जाते हैं. इसीलिए आप लोगों ने बायो को एक एक लाइन समझ कर पढ़ना है ताकि आप लोगों का कोई एमसीक्यू रॉन्ग ना हो. और अगर आपके, क्योंकि पहला पोर्शन होता ही है बायो का, और स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि आप लोगों ने सबसे पहले बायो करनी है क्योंकि वो आसान है. अगर तो जिन बच्चों ने बायो को बहुत अच्छी तरह किया हुआ है और उनका बायो वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो गया, यकीन करें उनका जो आगे फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश है ना, उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अब आराम से अपना बाकी पोर्शन भी कर सकते हैं. और जिनका बायो वाला पोर्शन जो है वो उनका सही नहीं हुआ है, उनके काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमने पढ़ा था अब हमें याद नहीं आ रहा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन देते हैं एमसीक्यूज के वो बहुत रिलेटेड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं. जैसे मैं आपको बता रही हूँ लो हाई इस तरह. बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रिलेटेड ऑप्शन देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका बायो वाला पोर्शन सही नहीं होता. और जब बायो वाले पोर्शन जो सबसे आसान वाला पोर्शन है, जब उनका वही गलत हो रहा होता है या उन्हें समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, तो डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है, वो नर्वस हो जाते हैं. तो आगे बेशक फिज़िक्स बहुत आसान है, उन्हें फिज़िक्स सारी भूल जाएगी, उनसे फिज़िक्स नहीं होगी, उनसे केमिस्ट्री नहीं होगी, उनसे इंग्लिश नहीं होगी. इसीलिए आप लोगों ने अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग रखना है. सबसे पहले बायो करनी है और बहुत अच्छी तरह करनी है. एक एक चीज़ को पढ़ना है. फिर आगे एमडीकेट में भी सबसे पहला जो अपने सॉल्व करना है वो बायो को करना है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो. आप लोगों पहले जब स्टूडेंट जाता है टेस्ट देने तो पहले पहले वो कंफ्यूज होता है बायो के. इनफैक्ट पहले 2-3 एमसीक्यूज करते हुए भी ना वो झिझक रहा होता है सही कर रहा हूँ गलत. जब वो 8-9-10 सही कर लेते हैं ना, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो बिल्कुल आराम से फौरन एक लाइन पढ़ी, करेक्ट एमसीक्यू क्लिक किया, उसने मार्क कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है. इसीलिए आप लोगों ने अपनी बायो अच्छी रखनी ताकि आप लोग ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, बायो में आपका एक पेस बन जाए. और फिर जब आप आगे केमिस्ट्री फिजिक्स पर आएँ, आपको खुद पर अब इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप लोग अब जो कर रहे हैं जो सोच रहे हैं वो ठीक होगा. आप लोग आपका जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए अगेन आप लोगों ने बायो को बहुत बहुत अच्छी तरह पढ़ना है. खैर, मोस्ट लैंड मैमल्स दे रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर्स. अब फर्स की जगह आ सकता है हेयर. बाय रेजिंग देयर हेयर, बाय रेजिंग देयर फर्स, बाय रेजिंग या फिर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल्स इस तरह. तो जो मोस्ट लैंड मैमल्स, यहाँ पर सी मैमल्स नहीं है, लैंड मैमल्स हैं, ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है. लैंड मैमल्स दे रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर्स, not by lowering their furs. Correct answer is by raising their furs. ठीक है, and thereby trapping the thicker layer of still air. यहाँ पर एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं? थिनर लेयर ऑफ मूविंग एयर या थिकर लेयर ऑफ मूविंग एयर.
थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर या फिर थिकर लेयर ऑफ मूविंग एयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर विच इज ट्रैप इन द फर्स एंड इट एक्ट्स एज गुड इंसुलेटर। यहाँ पर बैड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, thicker layer of steel air is a good conductor between animal skin and the surroundings. Insulator किसके दरमियान है, animal skin and the surroundings। इनके दरमियान जो good insulator है, it is thicker layer of steel air which is trapped in the furs of most land mammals। ठीक है, अब आगे, human mostly rely on a layer of fat just insulating beneath the skin as insulating material against heat loss। अब मैम जो ह्यूमन है उनके पास फर नहीं है तो वो कोड को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दे रिलाई ऑन अ लेयर ऑफ फैट। अब यहाँ पर फैट का उन्होंने कलर नहीं बताया बस, इसलिए सिर्फ लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन। इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एज इंसुलेटिंग मटीरियल। अब ये लेयर ऑफ फैट क्या है, इट इज इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट हीट लॉस। ह्यूमन जो है वो कोड को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दे मोस्टली रिलाई ऑन अ लेयर ऑफ फैट विच इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्किन। इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट हीट लॉस। ठीक है, सिमिलरली मरीन मैमल्स, लैंड मैमल्स का क्या था, दे हैड फर्स एंड ह्यूमन का क्या था, दे हैड अ लेयर ऑफ फैट। और मरीन मैमल्स का क्या है, सच एज वेल्स एंड सील्स। अब मरीन मैमल्स में वो ऑप्शन दे सकते हैं, मुख्तलिफ मरीन मैमल्स के ऑप्शन दे सकते हैं ए बी सी डी में। पहले ए में कुछ दो दे दिए, बी में कुछ दो दे दिए, तो जो लाइक इसी तरह दे सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेल्स एंड सील्स। ठीक है, inhabit much colder water than their body temperature and they have a very thicker layer of insulating fat just as called as blubber just under the skin। हाँ, ये एमसीक्यू जो है जहाँ तक मुझे याद है ये वाला, ये किप्स के टेस्ट में आया था और वेल्स और सील्स की जगह उन्होंने शार्क लिखा हुआ था और कुछ और दो तीन ऑप्शन थे। एमसीक्यू एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन शायद ये था कि ब्लबर किन के पास है, तो उन्होंने मुख्तलिफ मैमल्स के नाम लिखे हुए थे और जो मैमल्स नहीं हैं उनके भी नाम लिखे हुए थे। लाइक वो सी एनिमल्स हैं लेकिन मैमल्स नहीं हैं, लाइक शार्क है एंड सो ऑन। तो ब्लबर किन के पास है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ब्लबर है वेल्स एंड सील्स, मरीन मैमल्स हैं ये, इनके पास ब्लबर है। दे इनहेबिट मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वेल्स और जो सील्स हैं इनकी जो सराउंडिंग्स है ना, इनके बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सो दैट्स व्हाई दे हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट। इनकी जो इंसुलेटिंग फैट की जो इंसुलेटिंग फैट की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने जहन में रखना है जो ब्लबर है इट इज़ अ वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट। ब्लबर है क्या, इट इज़ अ फैट। अगेन ब्लबर क्या है, इट इज़ अ फैट ऑफ मरीन मैमल्स सच एज वेल्स एंड सील्स एंड इट इज़ अ वेरी थिक लेयर। और अगेन ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है लेकिन जो एमसीक्यू मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये वाला है और ये जूम भी नहीं हो रही, तो आप लोग इसे अपनी बुक से देखें लाजमी। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है एग्जैक्ट उन्होंने दी हुई है, शायद 36.1 टू 38 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने वो बुक से देख लेना है ये कौन सी रेंज है। और अगर तो वो टेम्परेचर रेंज पूछते हैं, एमसीक्यू आता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, तो ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी। और सबसे पहले 36 टू 38, 37 टू 39 और 38 टू 40 और आगे आ जाता है 36.1 टू 38.2 है शायद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 36.1 टू 38 पॉइंट समथिंग, जो ये रेंज है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि
आप लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और जो ये वाली रेंज वो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताई हुई है, और यहाँ पर जो रेंज उन्होंने बताई हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, आप लोगों अगर तो ये वाली रेंज नहीं बताई हुई पॉइंट्स में, तो आप लोगों ने वही 36 टू 38 करना है। और अगर उन्होंने 36 टू 38 भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो जो एग्जैक्ट रेंज है, क्योंकि एमडी कैट में अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसके आंसर दो बन रहे होते हैं, एक जो ऑप्शन है वो बेस्ट होता है, एक गुड होता है। तो आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, आप लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये जो रेंज है 36.1 जो पॉइंट्स में है ये बेस्ट है, और 36 टू 38 जो रेंज है वो गुड है। ठीक है, marine mammals dispose of their excess heat into warm seas by large number of blood vessels in the outer layer of skin. अब क्या है, हाउ दे डिस्पोज एक्सेस हीट, दे एक्सपोज एक्सेस हीट, की मरीन मैमल्स की बात है, दे एक्सपोज एक्सेस हीट into warm seas by large number of, अब यहाँ पर आ सकता है बाय स्मॉल नंबर या बाय लार्ज नंबर, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट कहाँ है, इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। ये ब्लड वेसल्स which are in a large number they are present in the outer layer of the skin। इसके थ्रू जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, मोर ब्लड फ्लो करेगा इनसे, तो जो एक्सेस हीट है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। दिस डिसिपेट्स द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। अब हीट कहाँ से डिसिपेट हो रही है, फ्रॉम द स्किन सरफेस। और कैसे, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये प्रेजेंट कहाँ है, इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। ये बात थी मरीन मैमल्स की। अब टेरेस्ट्रियल मैमल्स, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में क्या सीन है, इन कंट्रास्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ evaporative कूलिंग। टेरेस्ट्रियल मैमल्स में कौन सा मैकेनिज्म है, evaporative कूलिंग। The sweat gland activity and the evaporative cooling is the one of the major temperature reducing strategies। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड द evaporative कूलिंग। जो ये दो मैकेनिज्म्स हैं, दिस इज द वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज। या इस तरफ पूछ सकते हैं sweat gland activity and the evaporative cooling is the dash, it is the major temperature lowering temperature increasing strategy, या फिर तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेम्परेचर रिड्यूसिंग और टेम्परेचर लोअरिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, पेंटिंग, जो ये वर्ड है ये आपने याद रखना है, इट इज़ द evaporative कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये एमसीक्यू एमडी अकेडमी तो नहीं, लेकिन किसी अकेडमी, शायद किप्स की अकेडमी में ही आया था। किप्स अकेडमी का जो टेस्ट था उसमें ही आया था कि जो पेंटिंग वाला प्रोसेस है ये कौन सा है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज़ द evaporative कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, पेंटिंग वाला प्रोसेस जो है इट इज़ evaporative कूलिंग प्रोसेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इज द अदर मैकेनिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन द डॉग्स। ठीक है, पेंटिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है एज evaporative कूलिंग प्रोसेस, दिस मैकेनिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन द डॉग्स। बाकी जो बैट्स हैं दे यूज saliva and urine for evaporative cooling। बैट्स में क्या है, दे यूज saliva and urine for evaporative cooling, whereas in dogs panting is the evaporative cooling in the respiratory tract, और बैट्स में saliva and urine for evaporative cooling। The body temperature regulation in humans is based on complex homeostatic systems facilitated by feedback mechanisms। Body temperature regulation जो है humans में, it is based on what, it is based on simple homeostatic system या फिर complex। तो जो correct option है वो है complex homeostatic systems facilitated by which mechanism, it is facilitated by feedback mechanisms। ठीक है, the homeostatic thermostat is present in the hypothalamus। वो पूछ सकते हैं what is the location of homeostatic thermostat, तो वो है क्या है, hypothalamus। ठीक है, और hypothalamus है क्या, it is a brain part। It responds to the changes in the temperature above and below a set point which is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो रेंज है वो तो 36 to 38 है, तो सेट पॉइंट क्या है, सेट पॉइंट इज
37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा तो जो हाइपोथैलेमस है इट विल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। ठीक है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, जब सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, सर्टन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव thermoreceptors in skin, hypothalamus and other parts of nervous system send the signals to the system that increase the blood flow to the skin and also cause sweat gland activation and the sweat is evaporated for the cooling। अब क्या है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो वार्म थर्मोरिसेप्टर्स हैं, वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑप्शन कैसे आ सकता है, इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश टेम्परेचर सेंसिटिव thermoreceptors in skin, hypothalamus and other parts of nervous system will be activated। तो करेक्ट ऑप्शन काफ़ी ऑप्शन दे सकते हैं, वार्म, कोल्ड, नॉर्मल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर में वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स ये एक्टिवेट होंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर में वार्म जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और इनकी लोकेशन क्या है, स्किन, हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। थर्मोरिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्किन, हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, दे विल सेंड द सिग्नल्स, दे सेंड द सिग्नल्स टू द सिस्टम दैट इंक्रीज। अब क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, दे विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन, एक ये होगा, और कॉज स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन एंड स्वेट इज एवेपोरेटेड फॉर द कूलिंग। ठीक है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन, हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होंगे, ये आगे सिग्नल सेंड करेंगे टू द सिस्टम और सिस्टम आगे ये जो है इफेक्टर है, जो ये सिस्टम है दे मीन इफेक्टर। ठीक है। ये जो सिस्टम है, जो इफेक्टर सिस्टम है, दिस विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज, दिस विल increase the blood flow to the skin through the blood vessels and cause sweat gland activation। पूछ सकते हैं कि they will decrease the blood flow to the skin या they will increase the blood flow to the skin। correct option है increase the blood flow to the skin and also cause sweat gland repression या sweat gland activation। तो जो correct option है वो है sweat gland activation। वार्म टेम्परेचर में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन होगी and the sweat is evaporated for the cooling। and in cold temperature, जब cold temperature होगा तो cold receptors ये एक्टिवेट होंगे, ये आगे इम्पल्सिस सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस आगे हीट लॉस को इनहिबिट करेगा। कोल्ड टेम्परेचर में वो ज़्यादा हीट लॉस नहीं होने देगा। वो कैसे इनहिबिट करेगा, बाय एक्टिवेटिंग द हीट लॉस मैकेनिज्म्स, सॉरी बाय inhibiting the heat loss mechanisms and they will activate the heat conservation mechanisms। कोल्ड टेम्परेचर में हीट लॉस मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाएंगी और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म में क्या इंक्लूड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स का क्या मतलब है, मीन दे आर प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन और इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है। हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, सुपरफिशियल का मतलब है जस्ट अंडर द स्किन, एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म्स। कोल्ड टेम्परेचर में एक तो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, दूसरा वो थर्मोजेनेसिस के जो टाइप्स हैं शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म्स ये एक्टिवेट हो जाएंगे टू प्रिवेंट हीट लॉस। अब जो हाई टेम्परेचर फीवर है उसे पायरेक्सिया कहते हैं। एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज पायरेक्सिया, इट इज कॉल्ड फीवर या हाई टेम्परेचर फीवर या फिर लो टेम्परेचर फीवर। तो जो पायरेक्सिया है इट इज हाई टेम्परेचर फीवर। ओके, पायरेक्सिया इज हाई टेम्परेचर फीवर। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर, ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ये कब होंगे,
बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन पूछ सकते हैं, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, या फिर इन वायरल इन्फेक्शन। तो बोथ इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मेनली ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, नॉट एरिथ्रोसाइट्स, मेनली ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि इनका डिफेंस मैकेनिज्म है इनके पास, इसीलिए मेनली ल्यूकोसाइट्स which are white blood cells, they increase in number. These pathogens and the blood cells produce chemicals called as pyrogens. तो जब ये pathogens like bacteria and virus and blood cells, white blood cells, जब ये combine करेंगे, then they will produce a chemical which is called pyrogen. Pyrogen is a chemical, pyrexia is a fever. तो जब pathogens and blood cells combine करेंगे, they will produce a chemical called pyrogen. फिर आगे जो pyrogen है, it will displace, okay, it will disturb the set point of hypothalamus. Then जो pyrogen जो chemical है, वो जो hypothalamus का set point है which is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे disturb कर देंगे, उसे ऊपर कर देंगे या increase कर देंगे। जब वो increase हो जाएगा, this will lead to fever or high temperature. This high temperature helps in stimulating the protective mechanisms. जब तक हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, तब तक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो कभी एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर पायरोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, इट विल नॉट डिस्प्लेस द नॉर्मल सेट पॉइंट, और जब नॉर्मल सेट पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा, देन इट वोंट लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। इसीलिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट होने के लिए जो नॉर्मल सेट पॉइंट है उसका डिस्प्लेस होना ज़रूरी है। उसका जब तक उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, मैकेनिज्म जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। पायरोजन्स दे डिस्प्लेस, पायरोजन्स बनते कैसे हैं, जब पैथोजेंस और ब्लड सेल्स कंबाइन करते हैं। पायरोजन देन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का नाम बता सकते हैं या एमसीक्यू में ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है, सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, fever or high temperature helps in stimulating the protective mechanism against the pathogens. Okay, यहाँ तक स्लाइड ख़त्म होती है। आगे द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस, और जब वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो जो पैथोजेंस है उनके खिलाफ वो एक्शन करेंगे, उस जो ये केमिकल है उसका लेवल कम करेंगे, जो बैक्टीरिया और वायरस है उनका जो नंबर है उसे कम करेंगे, और जो टेम्परेचर का जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे नॉर्मलाइज करेंगे। जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, तब हमारा जो फीवर है या हाई टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, एंड दिस इज़ द ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आज आप लोगों का चैप्टर 15 होमोस्टेसिस ख़त्म। अब कल नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 16 वो इंशाल्लाह कल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।